तो बच्चों, कल की क्लास में हमने बोहर के एटम्स की थ्योरी के बारे में बात किया था और आज की जो क्लास है वो हम बोहर के पॉस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, क्योंकि आज की जो क्लास है बच्चों प्रीवियस क्लास से काफी संबंधित है। हमने जो प्रीवियस क्लास में इक्वेशंस बनाए थे, आज वो सारे इक्वेशंस हम आज की क्लास में यूज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। प्रीवियस क्लास में हमने ये जाना था बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, तथा क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट लगातार सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं तो उनकी एनर्जी में लगातार कमी होती है, जिसकी वजह से एटम का जो ऑर्बिटल रेडियस है बच्चों वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके हिल जाता है। याद है कल हमने ऐसे एक डायग्राम बनाया था कि ये मान लीजिए एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन का कर रहा है, चलते हुए जा रहा है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार चक्कर लगाने की वजह से कम हो जाती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है बच्चों वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, इस प्रकार से कम होता जाता है। और ये कम होते होते एक समय ऐसा आता है कि ये कहां मिल जाता है, न्यूक्लियस में ही मिल जाता है, जिसकी वजह से हमने ये जाना था कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा बच्चों तो एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, एटम का अस्तित्व है। भाई मैं हूं, आप हैं, ये समस्त ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं वो सब किससे बनी हैं, एटम से ही बनी हुई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एटम का अस्तित्व खत्म? तो इसी कमी को दूर करने के लिए बोहर सर ने दो पोस्टुलेट्स की और क्वांटम मैकेनिक्स का यूज। क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करके तो बात नहीं बनी, तो उन्होंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया और दो पोस्टुलेट्स की। आज हम उन्हीं दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो हेडिंग है हमारा वो है बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर सर ने दो पोस्टुलेट्स दिए बच्चों, इनमें से फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या था वो लिखा हमने, देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट। उन्होंने क्या कहा बच्चों कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम revolve around the nucleus in only in certain stable circular orbit without radiant any energy। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर सर ने कहा, क्या कहा बच्चों, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में ही गति करेगी, लेकिन वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही गति करेगी। कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस
इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन किस ऑर्बिट में लगाते हैं ये बात हमें पता नहीं। या वो किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते हैं, हमें नहीं पता। अब फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएंगे और वो भी बिना कोई एनर्जी के लॉस को, तब एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर भी लगाएंगे और उनमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं। आगे क्या कहा उन्होंने, तो ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स, मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, उनको क्या नाम बोल दिया उन्होंने, स्टेशनरी ऑर्बिट, या उन्हीं को क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल्स। ये कैसे संभव है बच्चों, उन्होंने क्या कि इन दिस एनर्जी लेवल, in these energy level, the angular momentum of electron is quantized। कहने का अर्थ ये है बच्चों, जिन ऑर्बिट्स में अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज। और उन्होंने क्या बताया कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बच्चों, मैथमेटिकली उन्होंने कहा कि जो एल होगा वो किसके बराबर होगा, एल एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। नहीं समझ में आया, इससे ये पता चलता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं ऑर्बिट्स में जाएंगे जो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखिए जहां पर ये h जो है, h क्या है बच्चों, वेयर जो h है वो हमारा कहलाता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.6 into 10⁻⁻34 सेकेंड। कितनी होती है, 6.626 into 10⁻⁻34 सेकेंड। और जो n है बच्चों, n है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पढ़े हैं ना इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 2 3 इससे क्या पता चलता है हमको बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है जिन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएगा वो या तो 1h अपॉन 2 पाई होंगे, वो या तो 2h अपॉन 2 पाई होंगी, या 3h अपॉन 2 पाई, या 4h अपॉन 2 पाई, ऐसे एज और सो ऑन, इसी प्रकार से और भी। लेकिन इनके बीच का कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं, जैसे हम 1.5h अपॉन 2 पाई अगर लेते हैं तो उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर ही नहीं लगाए। तो इसका कारण यही था कि फर्स्ट पोस्टुलेट में बोहर साहब ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाएंगे जहां पर उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके ऊपर होगा बच्चों, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं।
अब चूंकि हमें ये भी पता है कि जो एल होता है एल के बराबर होता है, एल के बराबर क्या होता है, एम वी। एल किसके बराबर होता है, एम वी आर। बचपन में पढ़ा था ना, एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू होता है एल क्रॉस पी, और पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। एल इक्वल टू क्या होता है, या इसी को रिप्रेजेंट करना एम वी आर, ठीक है। एल की जगह हम जब भी आर पुट करते हैं बच्चों और देखते हैं कि क्या मिलता है, एम वी आर लिखेंगे तो एम वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इनटू कॉम 2 पाई। ओके, यहाँ से हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, m और r लिखिए, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था बच्चों, एक्चुअली 5 इक्वेशन हमने बनाए थे। 5 इक्वेशंस में हमारे पास किसके 6 इक्वेशन से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास पहला इक्वेशन होता, वो हमने कूलॉम बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर किया था। दूसरा इक्वेशन हमारा वेलोसिटी का था, v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई। और तीसरा इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी का, चौथा पोटेंशियल एनर्जी का, और पांचवा इक्वेशन क्या था हमारे पास, टोटल एनर्जी। तो हम फिर से उसी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि हमने वहां 5 इक्वेशन दे दिए थे, उसको दे देते हैं 6। अब यूज करते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या था बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 1/4πε0 जेड इनका स्क्वायर आर स्क्वायर कूलॉम पर बराबर होता था mv स्क्वायर और आर। हमने पढ़ा था ना, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए v की वैल्यू हमारे पास ये दो आई है, इसको हम यहां पर तो लिखते हैं 1/4πε0 जेड थीटा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, m अपॉन r मैं लिख देता हूं, v स्क्वायर की जगह n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन द 4 पाई स्क्वायर, जो कि स्क्वायर है बच्चों, m स्क्वायर और r का स्क्वायर। कुछ कट रहा है काट देते हैं, जिसमें कि ये r स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, तो हम उसको खत्म कर देते हैं। और यहां से हमको r की वैल्यू मिल गई, तो r को इधर ले जाते हैं, बाकी की टर्म से उसको उधर ले जाते हैं। तो r को इधर लाते हैं दोस्तों, देखिए क्या कैसे आता है, r इधर आ गए, उधर क्या बचा, m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन आप उधर आ गया है 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, यहां से क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे है तो ऊपर जाएगा इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है ऊपर है तो कहां आएगी, नीचे आएगी, इनटू जेड इक्वल स्क्वायर। कुछ सीधे और भी कट रही है तो उसको भी काट देते हैं, जैसे कि 4 कट रहा है, 4 काट दिए, एक पाई कट रहा है, एक बचा है, ठीक है, एक पाई कट रहा है, एक बच रहा है, और यहाँ पे ये पाई हमारा कट गए, तो हमारे पास और भी कुछ कट रहा है, एक यम भी कट, एक यम भी कट। तो हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी बच्चों, वो कितनी आ रही है, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास नीचे क्या बचा है, यहाँ से पाई बचा है, हमारे पास एक यम बचा है, और जेड थीटा। इस टर्म को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। इस टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, और r इक्वल टू हम लिख सकते हैं h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड स्क्वायर इनटू n स्क्वायर को क्यों अलग कर दिया, क्योंकि ये सारे टर्म्स बच्चों कांस्टेंट है, और n क्या है, वेरिएबल है, n की वैल्यू चेंज नहीं होती है, h भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, z क्या है, परमाणु क्रमांक ये भी कांस्टेंट है, और e क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये भी कांस्टेंट। तो इन सारे कांस्टेंट को हम एक कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, उसका नाम क्या है बच्चों, आर नॉट और एन। जहां पर ये आर नॉट को बच्चों, आर नॉट वेयर आर नॉट इज इक्वल टू कितना है बच्चों, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। पूरी वैल्यू की तो आर नॉट बनी है ना। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, या मीटर में लिखना चाहूं तो 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। क्लियर। इक्वेशन नंबर 7 बच्चों हमें क्या बताता है, इक्वेशन नंबर 7 हमें बताता है कि जो एटम का रेडियस है वो कितना है। आ रही है बात समझ में। इक्वेशन नंबर 7 हमें क्या बताता है, ये एटम का रेडियस है। आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में बात करते हैं। हमने एटम का क्या निकाल दिया, रेडियस निकाल। इधर का मिटाता हूं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी बच्चों, क्योंकि मैं आप दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलेगा। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस आर की वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से गति कर रहा है, वो इस आर की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो लिखते हैं पुटिंग the value of R in equation number 6। चलिए पुट करते हैं। तो V इक्वल टू क्या है हमारे पास बच्चों, एन एच अपॉन 2 पाई एम, और आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम है, तो ये ऊपर चला जाएगा, पर लिख दे रहा हूं पाई एम जेड ई का स्क्वायर। कोई समस्या। आगे बढ़ते हैं। यहां से कुछ वैल्यू कर रही है, जैसे एनएच कट रहा है, एन कट जाएगा, एक दोनों बचेंगे। यहां से पाई और एम दोनों कट रहे हैं, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, जेड ई का स्क्वायर अपॉन 2 एन एच एप्सिलॉन। एक एच बचा हुआ है here। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन एन। एन को क्यों अलग कर लिया, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। यस वेरी गुड। इसको फिर से हम जैसे आर के लिए मानेंगे, तो इसको हम क्या मान लेंगे बच्चों, v इक्वल टू क्या मान लेंगे, v नॉट अपॉन एन। चीजें समझ में आ रही है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे बच्चों, 7 दिया था, इसको हमने दे दिया 8। और ये जो v नॉट है बच्चों, वो किसके बराबर है, v नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एच एप्सिलॉन के बराबर है। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो v नॉट की वैल्यू होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वो होती है, हाइड्रोजन एटम v नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/137 इंटू सी। मतलब प्रकाश के वेग का 137वां भाग। कहने का ये है बच्चों कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो कितना होता है, प्रकाश के वेग का 137 गुणवा भाग होता है, 137वां भाग होता है। आई होप चीजें समझ में आ रही। तो हमें अभी तक क्या क्या मिल गया बच्चों,
एटम का रेडियस मिल गया, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मिल गई, बचा क्या है, एनर्जी की बात करते हैं। हमने कल प्रीवियस वीडियो में भी हमने क्या क्या निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाली। तो आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी होगी क्वांटम मैकेनिक्स से, क्योंकि हमने कल जितनी भी सात चीजें की थी वो किसके अकॉर्डिंग की थी, क्लासिकल मैकेनिक्स। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में और भी था, और वो कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, एनर्जी का क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या था, वो शायद क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 5 क्या था मेरे पास वो भी लिख देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको ये नहीं समझ में, इसलिए मैं जो भी यूज करता हूँ, जैसे इक्वेशन नंबर 5 यूज किया तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 5 जो आया था हमारा वो लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दिया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास जो एनर्जी जो है वो आई थी बच्चों, वो कितनी थी, 1/8 पाई एप्सिलॉन और आप इस वीडियो में हमारे पास एनर्जी का जो इक्वेशन आया था वो कितना आया था, E इक्वल टू -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर नॉट। अब देखिए यहाँ पर फिर से आर आ गया, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 7 में है, तो हम आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 की इक्वेशन है। चलिए पुट करते हैं, इधर को मिटा देता हूं, दोस्तों नोट करते जाइएगा। तो हमारे पास आर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड स्क्वायर। इसकी जगह हम यूज करते हैं ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई इक्वल टू हमारे पास कर देना -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की जगह हमको क्या पुट करना है बच्चों, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में क्या था, पाई एम जेड स्क्वायर, तो उसको मैं ऊपर लिख देता हूं पाई एम जेड का स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ भी आर की वैल्यू रखी थी यानी स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर हमारे पास क्या चला गया था, पाई एम जेड का स्क्वायर, और हमने इक्वेशन नंबर 7 निकाला। यहाँ से हमें जो कट रहा है वो काट देते हैं। देखिए हमारे पास पाई कट रहा है तो हम पाई काट देंगे बच्चों, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है, हमारे पास पाई कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई की जो वैल्यू बची थी बच्चों वो बचेगी -1/8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट दो तो है, दो को हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ऊपर जेड जेड दो बार है तो मैं यही लिख देता हूँ जेड स्क्वायर, और ई की पावर कितनी हो जाएगी, दो है और दो 4 हो गया, और जब है तो जब। इस इक्वेशन को दे देंगे इक्वेशन नंबर 9, और ये क्या, ये टर्म क्या बताता है बच्चों, इक्वेशन नंबर 9 हमें क्या बताता है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए यदि मैं एनर्जी निकालना चाहूंगा बच्चों तो E इक्वल टू क्या होगा देखिएगा, फिर से मैं n को सेपरेट करूंगा, -जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू 1/n स्क्वायर। इस पूरे टर्म को देखिए, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट, P constant, M constant, E charge of electron, mass of electron, A constant, time constant और epsilon naught already constant। तो इस पूरी वैल्यू को मैं एक टर्म से डिनोट करूंगा, और वो टर्म मैं क्या ले लेता हूँ, E नॉट अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, जहां वेयर जो E डॉट है बच्चों वो कितना होगा,
इस वैल्यू के बराबर होगा और वो कितना है माइनस जेड स्क्वायर इनकी पावर 4 एम अपॉन ए एच स्क्वायर एम साइड और नॉट का स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? और हाइड्रोजन एटम एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रही है बात? तो फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने ये देख लिया बच्चों कि बोहर सर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? क्वांटाइज होगा। क्लियर? और उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है एटम्स के बारे में। हमें एटम का रेडियस पता चल गया, हमें एटम का एनर्जी पता चल गया, हमें एटम की वेलोसिटी पता चल गई। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट यही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेकंड पोस्टुलेट। तो इसे पूरा मिटा देता हूं मैं और हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड पोस्टुलेट। तो इसको मिटाते हैं बच्चों। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो टॉपिक है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके पीएससी फाइनल ईयर की सिलेबस की दृष्टिकोण। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसका? सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन emit or absorb energy only when it jumps from stationary orbit, one stationary orbit to another stationary orbit. सेकेंड पोस्टुलेट में क्या कहा बच्चों? बोहर सर ने कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन या एनर्जी तभी इमिट करेगा जब वो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट से फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट से सेकेंड स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट में आएगा। कहने का अर्थ ये है बच्चों, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हमने कल जाना था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं तो उसकी एनर्जी में लॉस होता है। लेकिन सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बता दिया कि एनर्जी का लॉस तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब करेगा फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट से अनदर स्टेशनरी स्टेट पर। हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में भी कि किसी भी एटम के बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, हायर एनर्जी हायर ऑर्बिट्स होते हैं, लोअर ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी या रेडिएशन इमिट करेगा या ऑब्जर्व करेगा जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आए या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में। इसके अलावा कहीं पर भी रेडिएशन का लॉस नहीं, एनर्जी का लॉस नहीं। बातें समझ में आ रही हैं? आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एनर्जी इमिटेड, आगे बढ़ते हैं, द एनर्जी
emitted or observed, emitted or absorbed is equal to the difference between the energy levels. एनर्जी लेवल्स कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जो एनर्जी वो इमिट या ऑब्जर्व करेगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होगा। मैथमेटिकली समझते हैं, अर्थात जो डेल्टा ई इक्वल टू होगा बच्चों, मान लीजिए हमारे पास इनिशियल एनर्जी आई है, आई है, और फाइनल एनर्जी क्या है बच्चों, यह है। तो ये किसके बराबर होगा, एच के बराबर। नहीं समझ में आया ना? देखिए क्या है कि मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट है, एक है हायर स्टेट और एक है लोअर स्टेट। ठीक है, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आता है, ठीक है, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां आता है और एक फोटोन रेडियस बाहर निकलता है। अब इलेक्ट्रॉन पहले कहां था, तो यहां पर इसका जो एनर्जी लेवल था बच्चों वो आई होगा, ये इनिशियल स्टेट है, और यहां पर आया मतलब यहां पर इसका जो एनर्जी होगा वो कितना होगा, ये होगा। वो फाइनल मतलब इनिशियल में यहां पर था और आ गया यहां पर, तो उसका जो फाइनल एनर्जी लेवल हो गया। तो कहना क्या चाहता है कि एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व्ड एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट चीजें आ रही हैं समझ में। तो ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है बच्चों, ई आई माइनस ई एफ इक्वल टू एच। आई होप समझ में आ रहा हो। एक चीज और इन्होंने की बच्चों, कही बच्चों बोहर्सट ने, कि जो ये फोटोन या एनर्जी या रेडिएशन निकलता है वो कुछ पर्टिकुलर आवृत्ति या वेवलेंथ का ही होगा। ये जो रेडिएशन निकला हुआ है इनिशियल एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने पर हमारे पास एक रेडिएशन मिला और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, एच डी है। कितनी है, एच डी है। इसकी जो वैल्यू है कितनी है, वो है एच डी। और अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरह से है ई आई माइनस ई एफ ई बस वन। तो ये जो रेडिएशन है ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही होगी, और वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, यहां से हमको यहाँ पर जो एच है वो बात कांस्टेंट है और क्या है, आवृत्ति। तो यहाँ से हमको आवृत्ति की वैल्यू मिल जाएगी, बी की पर क्या मिलेगा बच्चों, ये माइनस ये अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, बात कांस्टेंट एच। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 याद कीजिए, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 9 कितना आएगा बच्चों, मैं थोड़ा सा देख देता हूँ। हमारे पास एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, बी है, की है इन इक्वेशन नंबर आई एक्स क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू क्या है बच्चों, E इज इक्वल टू आया था हमारा माइनस एम टी की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और इनटू 1 अपॉन एन स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 9 का यूज किया गया है। अगर मैं यहां से ई इनिशियल निकालूं तो ई इनिशियल क्या होगा, ई इनिशियल इक्वल टू क्या होगा, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इनटू 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर जाएगा। बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है, ये बात तो चेंज होना है, ठीक है। अगर मैं ई एफ निकालूं तो ई एफ मेरे को क्या मिलेगा, माइनस एन ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इनटू 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे बच्चों। यहां पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इक्वल टू हमारे पास आएगा ई आई 1 अपॉन एन, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां ई आई इक्वल टू क्या है दोस्तों, ई आई ये पूरा टर्म हो गया, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म दोनों में कॉमन है तो मैं इनको बाहर लिखता हूं, जस्ट कि माइनस एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, और अंदर क्या है बच्चों 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर और ब्रैकेट 2। आ रही बात समझ में, ई आई माइनस ई एफ का, ई आई ये पूरा टर्म हो गया। जब हम माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास कॉमन है, कॉमन ले लिया 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम किस तरह से माइनस को हम हटा देते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए एच क्यूब हो जाएगा, इसको भी बाहर ओपन कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एच क्यूब हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी एक एच है, यहाँ क्या आ जाएगा एच क्यूब इनटू माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ वहां से, ये मेरे पास क्या बचेगा बच्चों 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का, और इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, इसको क्वेश्चन नंबर क्या दे देते हैं 10। तो आज की क्लास में बच्चों हमने बोहर के दोनों पोस्टुलेट्स के बारे में जाना। हमने जाना कि पहले पोस्टुलेट में बोहर सर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, क्वांटाइज। दूसरे पोस्टुलेट में हमने ये जाना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी मीडिया ऑब्जर्व करेगा जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करे, ठीक है। और वो पर्टिकुलर और वो जो रेडिएशन या एनर्जी निकालेगा या रेडिएट करेगा वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का होगा, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये नहीं आ रही बात समझ में। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो है यहां से निकलेगा, और फ्रीक्वेंसी का जब हम वेवलेंथ निकालेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।